कुछ लोगों ने पढ़ाई करने के बाद कुछ शुरू किया करना। हम उस टाइम तक तो 4-5 बार फेल होके फिर सेट हो चुके थे। थोड़े दिन आपके अच्छे होते हैं, उन दिनों को आपने कैसे जिया, वो आपके फेलियर्स के दिनों में हेल्प करते हैं। अच्छा। आपने अच्छे दिन चल रहे थे आपके, जब आपने कितने अच्छे रिलेशंस बनाए, अपने साथ के लोगों को कितना आपने वैल्यू दी, आपने धर्म पूजा पाठ में कितना टाइम लगाया, आपने लर्निंग्स में क्या टाइम दिया, आपने माइंडसेट अपना कैसा रखा। तो मुझे लगता है कि फेलियर के टाइम हमें क्या करना है। मैंने तो ये देखा कि जिन रिश्तों के साथ हमने समय लगाया, बुरे समय में वही रिश्ते हमारे सामने साथ खड़े होते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वो नहीं बना। फिर मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, वो नहीं बना। बैंक आईपीओ के मैंने ढेरों एग्जाम दिए, मैं वो नहीं बना। नेट सेलेक्ट का मैंने एग्जाम दिया, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं जिंदगी में जो चाहता था वो तो बना ही नहीं, तो फेलियर ही थे। फिर यहाँ आए जब गुड़गांव, तो सबसे पहले एक हमारे पास 6-7 लाख की कैपिटल बनी, उसमें से 3-3.5 लाख की चोरी हो गई। बल्कि मुझे लगता है कि एक जो ठोकर लगती है ना, वो आपको कई गुना आगे ले जाने के लिए आपके लिए तैयारी है। राकेश झुनझुनवाला जी भी उतने हाँ। ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का वर्थ बनाया, लेकिन एंड में हेल्थ की वजह से उनकी डेथ हुई और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि लोग कह रहे हैं कि जी शादी जरूरी नहीं है, शादी कराएं क्यों। मैंने देखा बहुत सारे स्पीकर्स को बोलते हुए। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, फिलेंथ्रेपिस्ट, सोशल वर्कर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर डीपी गोयल ऑन आवर शो। डॉक्टर डीपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू YSR सर। आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय योर होल जर्नी। थैंक यू। आज मिलके ढेर सारी बातें करेंगे और आपके सभी व्यूअर्स को भी मैं नमस्कार बोलता हूँ जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सो गोयल जी, मैंने तो जानी आपकी जर्नी और बहुत ही इंस्पायरिंग लगी मुझे। अगर आप शॉर्ट में बता सकें कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपने कितना अच्छा बिजनेस भी बनाया, प्लस आप आज समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई? मुझे लगता है कि आपकी बचपन की जो जर्नी होती है वो आपकी लाइफ को मैप करती है, डिजाइन करती है। ट्रू। और जैसा आपकी आदतें बचपन में जैसा आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बोलते हैं कि पालने में ही पैर का पता लग जाता है कि यस। फ्यूचर कैसा होगा। तो बचपन का जो माहौल हमारे घर का था, उसने हमारे को बहुत एक लाइफ में मिशन विजन दिया। घर में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक माहौल मैंने बचपन से देखा। ओके। मेरी माता जी बहुत धार्मिक थी। तो मैंने कई जगह बताया भी है कि जैसे रामायण, भागवत, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तो ये रोज का ही कहानी थी। 10वीं क्लास तक ये सारे ग्रंथ मैंने कई बार पढ़ चुका था। अच्छा। ये सारी चालीसा मुझ बानी याद थी हमारे को। तो जैसे ABCD सिखाते हैं, तो मेरी माँ ने हमारे को ऐसे लगा के रखा। पास में मंदिर होता था, वह रोज जाना है। फिर मेरे पिताजी के जो स्ट्रगल थे, और पिताजी एक टाइम पे बहुत अच्छे व्यापारी भी थे। फिर वो टाइम भी देखा जब खाने के लिए दाने भी नहीं थे घर में, बोलते हैं। तो वो अप डाउन जो पिताजी के लाइफ के थे, और फिर वो कैसे वो रूट्स थे, जो जो माताजी के संस्कार थे, जो पिताजी का हौसला जज्बा था, और फिर इन सारी चीजों में अपनी विचारों पे रहना, कोई ऐब नहीं करना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, और साथ में फिर खुश रहना। तो वो सारी चीजें आज भी कई बार हम फंसते हैं, तो उन सारी चीजों को याद करते हैं, तो रास्ता मिल जाता है। तो आई थिंक उसने सेव दी। और जब मैंने कहा कि टाइम पे मेरे पिताजी के पास अच्छा एक इनकम सोर्स था, 2 भट्ठे होते थे ईंटों के, एक अच्छी रेपुटेशन थी। फिर एकदम से बस वो जैसे ना भट्ठा बैठ जाता है, बोलते हैं। तो एकदम से 1994-5 का आसपास का टाइम था। हमने वो देखा पीरियड की बिल्कुल ही हालत इतनी खराब थी कि हमने मतलब बहुत बुरे दिन भी देखे आप फाइनेंस। कितने, क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मैं 7th क्लास 6th क्लास में था उस सेवन टाइम। सिक्स हाँ। क्लास में। तो फिर वो बस, फिर माताजी का जो पीछे से बैकअप था मेरे पिताजी को, कि बच्चों को सही राही पे रखना। मेरी 3 बहनें, हम 2 भाई। उन बहनों को भी काम, घर के काम में लगा के रखना, घर के काम सिखाना, पढ़ाई में लगाए रखना।
फिर वो पूजा पाठ में लगाए रखना। तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को उस टाइम पे मिला। जी। फिर कुछ ना कुछ नया सीखना, नया कुछ करना, ये भी खून में आ गया था। फिर उसको अच्छा रहा सीखना, और आई थिंक उसने ही पूरा एक शेप दी लाइफ को। फिर बिजनेस में आप कैसे, जो आपका हाँ बिजनेस था, हाउ यू एंटर इनटू दैट? हाँ हाँ हाँ। ये जैसे है ना, कुछ तो मुझे लगता है कि डीएनए में भी ऐसा होता है हम्म। कि आपके संस्कार, संस्कार में ये होता है कि आपके फोर फादर क्या करते थे। तो हमारे बनियों में कह लो, अग्रवाल फैमिली में कह लो, ये एक सीख होती है कि बचपन से एंटरप्रेन्योर की सोच आ जाती है राइट। कि पुरानी किताबें खरीदनी है, पैसा बचाना है राइट। तो कुछ कुछ इनकम का सोर्स भी क्रिएट करना है आपको। कितने पैसे खर्चे के लिए मिले, उसमें कुछ बचा के इकट्ठे करने हैं। कुछ तो हालत ऐसी थी, जी। कुछ जरूरत बनी, और मैंने 7वीं 8वीं क्लास से ही कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स शुरू कर दिया था। पहली इनकम थी मेरी जब 8वीं क्लास में वजीफा आया मेरा, हम्म। 352 रुपए का चेक मिला था मुझे सरकार की तरफ से। तो उससे मेरे नाम से अकाउंट ओपन हुआ। ओके। पहले एक छोटे बैंक होते थे उसमें हुआ। तो फिर ये था कि कुछ ना कुछ जोड़ना है हर महीने पैसा, राइट। ऐसा रहा। और मेरे पिताजी का एक जब दोबारा काम शुरू किया, एक धर्म कांटा होता था जिसपे गाड़ियां तुलती थी। हम्म। मुझे याद है 10 रुपए गाड़ी की तुलाई होती थी, 300 रुपये रोज की इनकम होती थी। हम्म। तो वो काम मैंने संभालना शुरू कर दिया था 8वीं और 9वीं क्लास के बीच में। ओके। तो अब वो उम्र देखो आप, कितनी 12 13 साल। 12 13 साल की तो उम्र उसमें से से ये काम शुरू कर दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हाँ, चालू फिर हो गई वो थी। जो धर्म कांटा होता था उसमें बैठते थे, वो 24 घंटे का राउंड द क्लॉक होता था। हम्म। तो मुझे याद है, मैं रात को धर्म कांटे पे सोता था हम्म। और सुबह स्कूल जाता था। हाँ। तो वो पैसे इकट्ठे करना, और मेरे पिताजी तो पता नहीं, अब मैं देखता हूँ जब बाप बना, जब सोचता हूँ कि कितनी जबरदस्त उनकी प्लानिंग होती थी। वो कहते थे कि तेरे पास जो पैसा महीने का इकट्ठा हो, तूने ही घर का खर्च चलाना है। ओके। तो 9वीं क्लास में उन्होंने फाइनेंस मेरे हाथ में दे दिया था अच्छा। कि हाँ, कि मान लो जितने भी पैसे इकट्ठे हुए महीने की कमाई के, उसमें से तूने घर में कितने खर्च करने थे, तो मेरे से पैसे लेते थे। हम्म। तो ये भी एक सीख समझ है जो आपने पूछी तो अब बताई मैंने। तो उस क्लास में था, तो फिर वो बस 9th 10th पढ़ाई में अच्छा था मैं शुरू से। ओके। तो जैसे मैंने बताया, मेरिट आई मुझे हरियाणा में, मैं 13वें स्थान पे था 8वीं क्लास में। अरे वाह। फिर 10th में भी मेरी मेरिट आई। 11th 12th में मेरे पास मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों थे, बायोलॉजी और मैथ। ओके। तो 2 नावों की सवारी करी, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए शुरू से। तो ना मैं डॉक्टर बन पाया, पैसे भी नहीं होते थे इतने कि उसके लिए ट्यूशन करें, कोई भी करें। भिवानी हमारे तो शाम गांव से 25 किलोमीटर दूर था। तो वो हम बस से जाते थे, आते थे। तो जैसे वहाँ थोड़ा सा मैं मेंटली थोड़ा प्रेशर में आ गया था 11th 12th में। जब शहर में पढ़ाई करने गए, तो शहर के बच्चों का थोड़ा वो होता था, थोड़ा दिखाव ज़्यादा होता था। हम गांव के लोग बोला जाता था हमारे, कि गांव के लोग आगे, गांव के आगे। तो एक इन्फीरियरिटी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कई कॉम्प्लेक्स बार आया मुझे, दिखा बहुत देते हैं आया, लोग, बहुत यस। आया 12th क्लास में। बट मेरे जब जब इंटर्न बीच के एग्जाम होते हैं जो, उनमें मेरे जब नंबर अच्छे आए, फिर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था 12th क्लास में। बट समाउ वो जो मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, तो वो एक सेटबैक लगा। फिर मुझे कॉमर्स लेनी पड़ी, जो हमारे गांव में कॉलेज था उसमें साइंस नहीं थी। फिर वो बस रास्ता बीकॉम, फिर एमए इकोनॉमिक्स, एमबीए, ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस खुद हमने फीस भरी। और उसी दौरान जो पिताजी के बिजनेस जो चलते थे उनको संभालता था। तो पहले धर्म काटा, फिर आरा मशीनें। आरा मशीन में भी लकड़ी का काम होता था, लेकिन क्या था कि कुछ अलग करना है, ये शुरू से रहा। तो जो ट्रेंड चलता था उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाते थे हम हमेशा। पहले जैसे सूख गिल्ली लकड़ी की सेल करते थे लोग, वो सूखी लकड़ी की सेल करनी शुरू की मैंने। उसके ग्राहक कम होते थे, बट रेट ज्यादा मिलता था, मिलती भी सस्ती थी, बिकती भी महंगी थी, बट उसके ग्राहक ज्यादा नहीं होते थे। तो हमने घूम घूम के अलग अलग 10 12 शहरों में ग्राहक ढूंढे, उनके उनकी उनकी डिमांड निकाली। तो वो कोई नहीं करता था हमारी मंडी में। तो मेरे पिताजी मुझे मैं मेरे बोला तू कर काम। फिर वो मंडी देखी हमने। फिर वो टिम्बर निकालना शुरू किया। पहले टिम्बर कोई नहीं निकालता था, ये बहुत छोटी बात है वैसे। फिर वो टिम्बर की मार्केट हमने ढूंढी। जो गुड़गांव आने का भी कारण यही रहा कि यहाँ माल बहुत बिकता था, बट मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम। पूरी मंडी में केवल मेरे पास पहला मोबाइल था। तो ट्रेंड से अलग चले हम। और वो मोबाइल भी कैसे आया मेरे पास, ओल्ड मोबाइल मैंने खरीदा, पुराना मोबाइल। और वो मैंने अपने कमाई से वो मोबाइल खरीदा।
सिम पहले गुआना मंडी में सिम मिलते थे 300 रुपए का, वो हमारे यहाँ 1000-1200 का बिकता था, वहाँ मिलते नहीं थे। तो वो 20 सिम ला के मैंने बेचे तो फोन के पैसे कमाए। तो ऐसा होता था। फिर उस फोन के एडवांटेज मुझे मिला कि जिससे मैं नंबर अपना यहाँ गुड़गांव की मंडी में मैं देता था नंबर, तो वो कनेक्ट बन गया हमारा। उस टाइम बिजनेस में पर्दे होते थे, मतलब ये नहीं पता होता था कि माल आता कहाँ पे है, कहाँ से है। गुड़गांव की मंडी वालों को, हमारी मंडी में नहीं पता था कि माल जाता कहाँ है बेचने के लिए। तो फोन था जो उसने कनेक्ट करा, सबसे कनेक्ट करवा दिया। तो फिर वो मेहनत करते थे, फील्ड में जाते थे। और ये मेरी एज थी जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। ओके। हाँ, तो कोई जैसे होता है ना कि कुछ लोगों ने पढ़ाई करने के बाद कुछ शुरू किया करना, हम उस टाइम तक तो 4-5 बार फेल हो गए, फिर सेट हो चुके थे। तो आई थिंक सो अगर आपकी जर्नी से सपोज कोई यंग बच्चा है अभी और वो अपना कोई बिजनेस बनाना चाहता है, तो ऐसे 3-4 क्या क्वालिटीज या क्या लेसन आप उन्हें दोगे जो उनको ध्यान में रखने चाहिए? देखो एक तो मुझे दिखा कि कुछ जो सब कर रहे हैं उससे कुछ हाँ, अलग कुछ क्या आप ढूंढ सकते हो, बस वो उसी आप में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश उसी करो। में उसी में एक तो लेसन मुझे ये ऑफ दिख कोर्स रहा है आपने जो ऑफ बताया ऑफ उससे, कोर्स और कुछ 2-3 देखिए, इम्पोर्टेंट लेसन आप बता मुझे सकते लगता है कि मार्केट की प्रॉब्लम को सर्च करो आप, हो। कि उस फील्ड में क्या प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या है। दूसरी चीज, फ्यूचर क्या है। ज्यादा बड़ा नहीं तो 5 साल बाद क्या डिमांड आने वाली है, 10 साल के बाद न्यू न्यू ट्रेंड्स क्या है, न्यू ट्रेंड्स क्या है, इसको देखो। कई बार क्या होता है, हम ओल्ड पैटर्न में ही लगे रहते हैं। न्यू ट्रेंड्स हमारे को दिख रहे होते हैं कि होने वाला है, बट फिर हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, अरे क्या है, ये तो ऐसे ही है, बट वो ट्रेंड्स को हमें समझना है, उस पर काम करना है। यदि हम यंग की बात करें, उम्र की बात करें, तो मुझे लगता है केवल पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि केवल पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी स्टडी है आपकी, जो मान लो जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं, खासकर उस उम्र के बच्चों को मैं कहना चाहूँ, आपको 1-2 एक्टिविटी ऐसी जरूर करनी चाहिए जो आपकी स्किल आपको डेवलप करके दे। चाहे आप अपने पैशन पे काम कर सकते हो, जैसे कौन हॉबी पे कौन कर सी सकते स्किल आपको लगता है कि हो। जैसे सोशल मीडिया स्किल है, ठीक है? आप साथ साथ अपने, आजकल मैं देखता हूँ कुछ बच्चे, आप आपसे ही लगा लीजिए, मतलब छोटी सी बात से ही, कि हम अपनी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। आजकल तो जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के भी चैनल बना के एक पैसिव इनकम उनकी शुरू कर देते हैं। राइट। उसमें आपका शौक भी पूरा हो गया और आपकी एक पैसिव इनकम भी होगी। मान लो यूट्यूब आपको दे रहा है, इंस्टाग्राम दे रहा है आपको पैसा, आपको एक अच्छा एक मिल गया, ऑप्शन मिल गया, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ऑप्शन आजकल है, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया कर सकते हो, आप कोई पेंटिंग आपकी हॉबी है, आप पेंटिंग का शुरू कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हैं, आप उनके साथ टाइम बिता सकते हो। जैसे मैंने मेरे बच्चे को, अभी बेटे को अपने साथ 11th क्लास में हुआ है, साथ रखना शुरू कर दिया है। तो बस ऐसे ही साथ रखता हूँ, तो देखे सब बस कुछ, देखे, बस वो देखे, socialization। ऑब्जर्व करे। तो वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो लर्निंग करके हमारी फ्यूचर में हमारी काम आ सकती है। तो केवल पढ़ाई कर रहे हैं और खाली टाइम में हम कुछ नहीं कर रहे, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। इवन पढ़ाई को भी आप थोड़ा सा, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। इवन थ्योरेटिकल जो पढ़ाई हो रही है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जा सकते हैं, राइट, उसको प्रैक्टिकली कैसे अनुभव कैसे कर कर सकते सके। हैं। हाँ, जैसे आजकल कॉलेजेस में मैं देखता हूँ इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी, कि अभी हमारी एनजीओ में भी आप इंटर्नशिप करके आइए। तो इसमें एक आपका इमोशनल कांस्टेंट आपका अच्छा हो रहा है। टेक्निकल स्किल्स क्या हो सकती हैं, राइट। जैसे एआई की कुछ आप लर्निंग्स ले सकते हैं। आप क्यों, आप जैसे जैसे उस फील्ड में जाएंगे, फिर आप ये देखिए कि इससे मैं कुछ इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ क्या। तो वो आप अपनी शुरुआत से ये थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं बच्चे, कि मेरे को मेरा पॉकेट मनी का खर्चा खुद निकालना है। वो कैसे निकालूंगा आप देखिए, एक गोल SIP अपने लिए है, मान लो बनाना आपको कोई पड़ेगा। पॉकेट आपके फादर देते हैं आपको, कि चलो यार 2000 रुपये महीने के तेरे को दिए, उसमें बंदे ने कह दिया कि यार 500 रुपये मैंने SIP में डाल ले, या क्या कर सकते हो आप, उसको इन्वेस्ट करके कहीं भी कुछ कर सकते हैं। राइट। आई थिंक ये माइंडसेट जो है ना, ये जरूरी है कि आपका साथ साथ डेवलप हो। आपको मैं मास्टर्स करने के बाद फिर देखूंगा कुछ करूंगा, तो एटलीस्ट मेरी लाइफ में वो एक्सपीरियंस रहा, जी। कि वो मैं नहीं कह सकता कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं इस बात को, कि बच्चे की पढ़ने की उम्र है। मेरा एक भांजा है नकुल, वो मेरे साथ 9th क्लास से मेरे साथ था। जी। अभी जैसे उसने ग्रेजुएशन पूरी की, उससे पहले पहले वो बिजनेसमैन बन गया था, 19 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, इतना कुछ। अभी 24 साल का है, हमारा पूरा वो
लीड कर रहा है। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से लोग लर्निंग लेते हैं, Of देन course. दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट एज दैट वेल। इज प्रैक्टिकल लर्निंग। यस। और कई बार तो क्या करते हैं, मान लो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसको, मान लो बिजनेसमैन है, तो आप देख सकते हो यार मैं पढ़ रहा हूँ ये हो रहा है। फिर वो दोनों जो चीजें होती हैं मिलके वो एक बड़ा आउटकम क्रिएट करती हैं। राइट। मैंने भी देखा उस चीज को, जैसे मैंने एमबीए की, एमए इकोनॉमिक्स की, बीकॉम की, तो जो मेरी लर्निंग्स होती थी वहां पे, और जो मेरे स्ट्रगल्स, जो प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स थे, जो कहते हैं ठोकर खा के भी सीखा और किताबों से भी सीखा, दोनों वो चीजों से। कंपाउंडिंग इतना जबरदस्त हुआ कि फिर हम किसी भी फील्ड में गए तो हमें उसके पता था कि यार ये दिक्कत आने वाली है या ये हो सकता है, तो उसको हम शुरुआत से थोड़ी तैयारी करके चल सकते हैं। गुड। तो एक चीज और आपने कहा कि काफी सारी चीजें बार हम फेल भी हो गए थे, हाँ, तो जब आप फेल होते हैं हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं हाँ। और अपने आप को एक फेलियर मानने लगते हैं। तो हाउ यू यूज टू टैकल दैट, कि आपको जब जब बिजनेस में आपके फेलियर मिली तो आपका क्या माइंडसेट रहता है, आप फेलियर को किस तरीके से देखते हो, उसमें से बाहर कैसे आते हो, वापस शुरू करने के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? देखो, कोई एक चीज काम नहीं करती जो मुझे लगता है। अच्छा। आप जब थोड़े दिन आपके अच्छे होते हैं, उन दिनों को आपने कैसे जिया, हम्म। वो आपके फेलियर्स के दिनों में हेल्प करते हैं। अच्छा। आपने अच्छे दिन चल रहे थे आपके, जब आपने हम्म। कितने अच्छे रिलेशंस बनाए, हम्म। अपने साथ के लोगों को कितना आपने वैल्यू दी, आपने हम्म। धर्म पूजा पाठ में कितना टाइम लगाया, हम्म। आपने लर्निंग्स में क्या टाइम दिया, आपने माइंडसेट अपना कैसा रखा। तो मुझे लगता है कि फेलियर के टाइम हमें क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग आप जब ठीक थे उस दौरान होती है। अच्छा। हाँ, राइट। हाँ। आप ये कहेंगे जी मैं उस टाइम ऐसा ही हो जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि संभव है, ये हम्म। मुश्किल है। तो वो जो धर्म में हम सीखते हैं कि भी हाँ कोई नहीं, भगवान साथ है, होगा, फिर कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है। आपके सराउंडिंग्स के लोग होते हैं, बड़े हैं आपके, आप उनको कितना रोज आशीर्वाद ले रहे हो उनसे, हम्म। तो वही हौसला देते हैं आप, है कोई बात नहीं, कर मेहनत कर, क्या हो गया, फिर करेंगे। और आपने राइट। उनसे रिलेशन ही नहीं बनाया उस टाइम पे, आप इतने बिजी हो अपने आप को कर रखा कि आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे, तो आपके साथ कौन खड़ा मिलेगा। मैंने तो ये देखा कि जिन रिश्तों के साथ हमने समय लगाया, बुरे समय में वही रिश्ते हमारे सामने साथ खड़े होते हैं। कोई कहता है राइट। ना कि यार कुछ नहीं, कोई काम नहीं आता, काम आते हैं। वो आपके अंदर क्या काबिलियत है वो बताओ ना आप, राइट। या आपने किसी के बुरे वक्त में कैसा आपने ट्रीट किया उसके साथ। ये तो अभी बड़े होने के बाद की बात बता रहा हूं। जी। तो आपको जब जरूरत पड़ती है सब लोग आते हैं साथ में, राइट। तो कुछ लोग नहीं आते, तो हमें क्या सोचना है उसका, कुछ नहीं सोचना। आपको ये करना है कि यार नहीं इसमें करना है मुझे, फिर आप उसको एनालाइज करो कि मेरी क्या कमियां रही, तो आप उसको उस तरीके से जब आप सोचते हो तो आपको अपनी कमियां नजर आती हैं। कोई फेलियर होता है, कोई कहते हैं ना फेलियर हो गया किस्मत थी ये, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं कर्माजी होते हैं कि आपने किसी चीज को नेग्लेक्ट किया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। 80% टाइम पे ऐसा होता है। राइट। तो आप उसको देखिए, डॉक्यूमेंटेड करिए, फिर देखिए कि जो मैं काम कर रहा था सच में काम करना चाहिए था कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इसका फ्यूचर है भी नहीं है। मान लो मुझे लगता है कि काम ही ऐसा है यार, इसमें तो ऐसे ही होगा, दूसरा काम ले लेते हैं हम। बट मूवमेंट तो हम बंद नहीं कर सकते ना, फिर जो इस काम में गलतियां की वो दूसरे में ना करें। तो वो आपका प्रैक्टिकली आपकी क्या सिचुएशन है। हमारे तो बहुत ऐसा हुआ, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वो नहीं बना, फिर मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, वो नहीं बना, बैंक आईपीओ के मैंने ढेरों एग्जाम दिए, मैं वो नहीं बना, नेट सेलेक्ट का मैंने एग्जाम दिया, वो मेरे पास नहीं हुए। तो मैं जिंदगी में जो चाहता था वो तो बना ही नहीं, तो फेलियर ही थे। जी। फिर यहाँ आए तब 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे घर पे, दोस्तों से मिला मुलू के, वो 2 लाख में 4 लाख का टोटा हो गया शुरू में, तो -2 लाख से फिर शुरू किया। फिर यहाँ आए जब गुड़गांव, तो सबसे पहले एक हमारे पास 6-7 लाख की कैपिटल बनी, उसमें से 3-3.5 लाख की चोरी हो गई, ओहो। फिर एकदम से फिर सेटबैक। तो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। नाइस। तो नाइस। चलता ही मतलब रहता है। अगर आप सीखते रहो, उसे ओवर कॉम्प्लिकेट ना हाँ, करो, तो आई थिंक देन यू कैन ओवरकम एंड मूव फॉरवर्ड। बल्कि मुझे लगता है कि एक जो ठोकर लगती है ना, वो आपको कई गुना आगे ले जाने के लिए आपके लिए तैयारी है। और मान लो किसी के जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। हम्म। तो बीच बीच में होता है ना, ब्रेक्स आर मैंडेटरी फॉर द ब्रेक थ्रू। हाँ। ट्रू। तो ट्रू ट्रू ये ट्रू। चीज सो आपका जो फाउंडेशन है हम्म, कैनविन, और इतना
बड़े लेवल पे हेल्थ केयर में आप काम कर रहे हैं सेवा भाव से, उसका फाउंडेशन कैसे आया, स्पेशली आपकी मदर को कैंसर हुआ था, एंड हाउ दैट इंस्पायर्ड यू कि आप ये जो सर्विस के काम में लगे, सेवा के काम में लगे, हाउ दैट स्टार्टेड? वो मैं क्या कि बचपन से ही आपका सारा कनेक्ट जुड़ा होता है। बचपन में हम देखते थे मेरी माँ को गाय की रोटी निकालते हुए, कुत्ते की रोटी निकालते हुए, धरती माता को चुचकार के दिन शुरू करना है, सबके भले की बात करनी है। कोई कोई जरूरतमंद परिवार हमारे घर में आया, हमारे पास साधन सुविधा नहीं है तो भी हम उसकी हेल्प करने की जो सोच थी, आई थिंक उस वो सारी चीज़ ने हमारे को एक विजन भी दिया कि बचपन से ही था कि कुछ करना है लाइफ में, ऐसा करना है जिसमें पूरा भला हो देश का। आप यदि भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कुछ ना कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो मन में था। अब गांव से गुड़गांव आए, फिर गुड़गांव से पूरे भारत में काम किया, काम धंधा एक अच्छे लेवल पे जा रहा था, लेकिन एक मन में वो था कि यार ये तो जोड़ ही जोड़ रहे हैं हम, इसमें क्या हमारी बड़ाई है, क्या बड़ाई है, हर आदमी अपना पालन पोषण तो सभी करते ही हैं। तो ये था बचपन से कि कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, तो सोसाइटी के लिए हो, बट वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर कुछ ये भी था कि एक ऐसा काम करना है जो होलिस्टिकली पूरे समाज को हेल्पफुल हो। अब एजुकेशन करते हैं तो उसकी भी एक एज हो जाती है, महिलाओं के लिए काम करते तो 50% में आ गए, यूथ के लिए काम करते तो यूथ की भी एक एज होती है, गरीबों के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं और छूट जाते हैं। तो एक फील्ड की ऐसी तलाश थी, तो मैंने लाइफ को टैग दिया इन सर्च ऑफ, तो ये जारी रहती है। तो उस सर्च में निकल के आया कि मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ जन्म से जनाजे तक, गरीब से अमीर तक हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। राइट। हर आयु वर्ग को, हर इनकम के वर्ग को है इसकी जरूरत है। स्वस्थ व्यक्ति है वो भी स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए भी एक अवेयरनेस की जरूरत। फिर माता जी की बीमारी के दौरान 2015 से 2018 जब ऐसा रहा, उस दौरान फिर उसको एक थॉट को एक फ्यूल मिला। मेरी माता जी भी उस बीमारी के दौरान, अब जब हम देखते थे कि जी कहाँ अच्छा इलाज हो सकता है, कहाँ कम पैसे में हो सकता है, कहाँ डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा, इसको कैसे मैं क्रॉस वेरीफाई करूं। राइट। तो वो सारी जब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा यार कितनी बड़ी जरूरत है समाज को, कि ऐसी कोई एक यूनानी मिसली, एक ऐसी एक कोई संस्था हो जो मेरे मेडिकल प्रश्नों का उत्तर दे पाए। बस उसकी तलाश में फिर सोचा कि यार हम क्या कर सकते हैं, तो इस अवेयरनेस को लेके फिर आई कैन विन, वी कैन विन, उस विजन को, कैन इज फॉर द कैंसर, कैंसर एंड विन फॉर win, you can heal yourself, you can win. So एक चीज़ मैंने देखी, मैं यहाँ के आपकी सभी टीम से मिला, एंड एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज एंड पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स। सो इतना बड़ा रोल हो जाता है एक विजन को रियलिटी में लाने में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीम एंड हाउ यू कैन बिल्ड सच टीम? आपने वो टीम कैसे बनाई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए मुझे जो लगता है कि सबसे जो एक सेंटर पॉइंट ऑफ एवरी क्वालिटी इज दैट योर इंटेंशन। आई थिंक आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। राइट। somehow every person have some diluted intention। राइट। हम दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, दैट इज द कोर थिंग जो आपकी टीम को बनने ही नहीं देते। राइट। बनावटी नहीं होना। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे नहीं जी, पता जी। कि क्या सही है क्या गलत है, बट जो मैंने किया जी। तो वह मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा एक तो बड़ा आपने ट्रांसपेरेंस अपनी जो इंटेंशन विजन है वो बहुत बहुत। क्लियरली रखा, हाँ कोई इनकॉन्ग्रुएंसी नहीं हाँ रखी कि मेरा बोलना कुछ और है, हाँ ना, इंटेंशन ये वो शुरू नहीं से नहीं रखा। रहा जी। मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट आउटकम इज योर ट्रस्ट। राइट। आप देखेंगे, आप जीवन को जी के गए तो कितने लोगों का भरोसा आपने जीता, दैट इज कोर आउटकम ऑफ योर लाइफ। उसको आप गुडविल का नाम दो, आप कुछ भी नाम दो, उसका भरोसा है। और मैं कहता हूं भरोसे का नाम ही भगवान है। राइट। तो आप कितने लोगों के विश्वास पात्र हो, कितने लोग वो भरोसे को कैसे कमा सकते हैं, फिर मैंने इसकी रिवर्स कैलकुलेशन की। अच्छा। तो फिर मैंने इसके 3 टी निकाले, दैट इज 1 ट्रस्ट। इसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज 3 टी, जो मैंने अपने बिजनेस में भी
और अपनी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोशिश की उसको हम करें। जी, दैट फर्स्ट थिंग इज ट्रूथफुलनेस। ओके, यू शुड बी हाईली ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड योर टीम। जो है वही यही है, राइट, हम देखो इसको कैसे। तो मुझे लगता है जान जाए फिर, मतलब अब ये भी नहीं है कि हम भाई बहुत ही ज्यादा सच्चे होंगे, क्या पता कुछ गलतियां भी हो जाती है, लेकिन इंटेंशन ये रहती है कि किसी के साथ यार झूठ जाट वाला काम ना हो। राइट, एक तो ट्रूथफुलनेस आ हाँ। गया, दूसरी ट्रांसपेरेंसी, राइट, ये आपके ट्रस्ट को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, और इसको करना इतना आसान भी नहीं है। यू हैव टू बी समहाउ, वी हैव टू बी, कई बार किसी सिचुएशन में हमारे को थोड़ा मिलावट के साथ भी बोलना पड़ सकता है, बट कोर इंटेंशन इज ट्रांसपेरेंसी, राइट, ट्रूथफुलनेस। तो ट्रांसपेरेंट जब होते हैं ना तो ये कनेक्ट करती है आपको। राइट, देयर इज नथिंग टू हाइड, हाँ हाँ, वो एक जो है वो है connection यार, करता बस इसको आप right, देखो कैसे कर रहा है। और इन दोनों चीजों को ऑटो मोड पे ला सकती है, इसमें हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, okay, डिजिटलाइजेशन, की हर चीज आपको जो है वो ऑटोमेट हो जाए, ऑटोमेट हो सो जाए। ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, मेक दिस कंपाउंडिंग दी ट्रस्ट। ये तीनों मिला दोगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड देन यू कैन हाँ, रन इट कुछ भी करो फिर आप। कंसिस्टेंटली। फिर टीम बिल्ड करने के लिए तो मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगती है कि आप अपने सामने अपने आप को फील करो, हम्म, उसकी क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है उसकी, उसको आप अपनी मानो। हम्म, कई बार वहीं पे लैकिंग हो जाता है कि उनकी ड्रीम्स, उनकी नीड्स, इफ यू केयर अबाउट इट देन दे केयर अबाउट द वर्क मेरा एज सिंपल वेल। फॉर्मूला रहता है जी, कोई या मेरे साथ जो लोग हैं वो परेशान तो नहीं है, उनको दुख तकलीफ तो नहीं है, उनकी जितनी इनकम वो डिजर्व करते उतनी मिल रही कि नहीं मिल रही उसको, उसको फ्रीडम मिल रही कि नहीं मिल रही डिसीजन लेने की। ठीक है, एक आदमी को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसकी वेरिएबल इनकम हो, कि वो मेहनत ज़्यादा करे तो मेहनत पैसा उसको ज़्यादा मिले। ठीक है, एक तीसरी चीज़ उसकी सुनवाई होनी चाहिए, एक्नोलेजमेंट मिले उसको। तीसरी चीज़ उसको अप्रिसिएशन और अवार्ड्स मिले। ठीक है, एक उसकी स्किल जो है वो रूटीन में उसको डेवलप करने का उसको मौका मिले, ग्रो कर अपॉर्चुनिटी। सके स्किल, यस यस, स्किल को 5 ग्रो कर चीज़ें सके, चाहिए, आप 5 चीज़ें दीजिए। टीम आपकी बस। आगे बढ़े। ब्यूटीफुली explained. And one more thing, before we move to the rapid fire, हमने बात करी थी आप एक किताब पे काम कर रहे हैं हाँ जी। जो होलिस्टिक लाइफ, हाँ। समग्र जीवन, तो क्या है ये समग्र जीवन, कितने उसके जो पिलर्स आप बता रहे थे, इफ यू कैन शेयर दैट। जी, देखिए मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम हम सोचते हैं करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो कई बार मैं देखता हूँ कि जीवन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और समाज में किसी को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसकी नहीं है। व्हाट इज द सही है। सक्सेस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। यस, तो इसको इन सर्च ऑफ करते करते, इन सर्च ऑफ करते करते मुझे इसका और कोर आउटकम एक नज़र आया नहीं, कि अब ऑब्जेक्टिव है कि हमें लाइफ को फुल ऑन जीना है, जीने के लिए मिली है, और इसकी इस पूरे फुल ऑन जीने में हम कुछ ऐसा करके जाएं कि वो औरों के लिए भी मीनिंगफुल हो। लाइक एक बीज की सार्थकता, उसमें जो मैं एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल मानता हूँ, और इस एग्जांपल में सब कुछ आ जाता है लाइफ का। एक बीज जब धरती में उसको हम गाड़ते हैं, उसको हम सीड करते हैं, तो उसके बाद फिर उसमें पेड़ लगता है, फिर उसके अंदर टहनियाँ होती हैं, शाखाएं बनती हैं, फिर उसके अंदर फल लगते हैं, फिर लाखों बीज बनते हैं उसी एक बीज से। तो उस बीज की सफलता है कि उसने लाखों बीज बनाए, और वो भी अच्छी क्वालिटी के बनाए। तो इसी तरीके से हमें जीवन मिला है, हम इसको कितने लोगों के लिए, हम कितनी कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं मीनिंगफुल, दैट इज़ द थिंग। फिर किस वर्टिकल में छोड़ के जा रहे हैं, तो आई थिंक ये 7 पिलर्स ऑफ लाइफ के मैंने इसकी बात की है। जी, तो दैट इज़ फर्स्ट इज माई सेल्फ, क्योंकि मेरे से मेरा जीवन है और मेरे से ही मेरी दुनिया है। तो खुद पे उसमें तो काम हाँ, करना उसमें होगा। 4 पिलर मोटा मोटी आते हैं। दैट इज़ पहली आपकी फिजिकल बॉडी, फिर आपकी मन और बुद्धि, जिसको आप माइंड एंड माइंड, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट आप बोलते हैं, और थर्ड वन इज योर सोल। तो इन तीनों के लिए आम तौर पे तीनों चीज़ें, शरीर मन और बुद्धि, आप इनको शार्प कीजिए, इसको ऑप्टिमाइज कीजिए, इसको डेवलप कीजिए। आपकी फिटनेस, आपकी माइंड की फिटनेस, इमोशनल आपकी स्ट्रेंथ, आप इसको अच्छा करिए। सेकंड थिंग इज आपके रिश्ते। आपके रिश्ते आपकी वजह से हैं, आपके रिश्तों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपके साथ उसके हेल्दियर रिलेशन होने चाहिए, जिसमें आपकी फैमिली है, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, एंड क्लोज सर्कल फ्रेंड्स का है। इनको, इनके साथ आपकी बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, बहुत ही, जैसे घी खिचड़ी में बोलता हूँ, एकदम ऐसे ऐसे होना चाहिए, एकदम बढ़िया वाला। जी, वो आपकी वैल्यू है, वो आपने क्रिएट किया उसको, वो आपने करना है उसको,
राइट। थर्ड वन इज योर इनकम, आपकी आर्थिक हालात, आपकी आर्थिक ताकत आपकी मजबूत होनी चाहिए। जी। पहले मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता था या उसी का पार्ट मानता था कि मेरे को लाइफ कैसे जीनी, बट दिस इज मैंडेटरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपकी वैल्यू भी उसी से है, आपके कंफर्ट भी उसी से आना है। तो आप जी। वो कैसे डेवलप कर सकते हो, आपके माइंडफुल माइंडसेट कैसा है, आपकी स्किल डेवलपमेंट कैसी है, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, किस सर्विस में आप प्रो हो, तो आप अपनी आर्थिक हालात को अच्छा करिए। तो True. दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब तीनों चीज आपकी अच्छी होती हैं, देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द थिंग्स। राइट। तो आपकी समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज सोशल जो आपका पिलर आ गया सोशल ये। पिलर। ओके। देन फिर नेशन, जैसे बोलते हैं नेशन फर्स्ट, देश हाँ। है तो हम हैं, तो उसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर इसमें भी आपके क्या तरीके हो सकते हैं, तो जी। उस पर आप वर्क कर सकते हैं कि आप नेशन के लिए कैसे सोचते हैं, उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, आप पॉलिटिक्स के थ्रू आप काम कर सकते हो, या वैसे आप सपोर्ट करके कर सकते हो। देन सिक्स पिलर इज योर स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म। अध्यात्म को बोलता हूँ मैं, ये लाइफ जीने का एक आपका मॉड्यूल है, हम्म। आपकी साइंस ऑफ लाइफ अध्यात्म है। उसके लिए भी आपको अवेयरनेस बढ़ानी है कि ये नहीं कि भी ठीक है। और सेवंथ इज द हायर कॉन्शियसनेस, मोक्ष, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, जो हमारे चार जी। लक्ष्य हम मानते हैं। तो आई थिंक इन 7 पिलर पे हमें बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है। तो कई राइट। बार क्या होता है, हम शरीर से फिट हैं, इनकम नहीं है, इनकम और फिटनेस है तो हमारे पास फैमिली से रिलेशन अच्छे नहीं है, हम शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं हैं, फिर ये सारी चीज़ें तो अपने अपने में मस्त हैं, हमें सारी समाज का कुछ नहीं पड़ा, हमारे को देश के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, राइट। या हम धर्म को ही नहीं मान रहे, कुछ नहीं, भगवान पूजा पाठ कुछ है ही नहीं, या फिर है तो फिर हमें ये नहीं पता कि भी हमारी लाइफ में हम हमारे को फिर मोक्ष भी प्राप्ति करनी है। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस एज के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए। तो इससे कॉन्सेप्ट को लेके जैसे मैंने देखा, और जब इसको थोड़ा होलिस्टिकली थोड़ा बिगर लेवल पे सोचा, तो मुझे लगा कि दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। और इसमें हर वर्टिकल पे हमें नर्चर करना है, एक्चुअली नर्चर करना है। चाहिए। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला जी जो इतने हाँ, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का वर्थ बनाया, लेकिन एंड में हेल्थ की वजह से उनकी डेथ हुई, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरा सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट रहा जो मैंने हेल्थ में किया। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट मैंने अच्छे किए पर हेल्थ पे नहीं कर पाया। इवन स्टीव जॉब्स भी अपने आखिरी दिनों में सेम मैसेज ही वाज गिविंग कि आपको रिश्ते भी और हर इस बनाने चाहिए, ये उन सबसे पे आपको महत्वपूर्ण इन्वेस्ट मानता हूँ। करना चाहिए। आप ट्रू। कोई भी देख लीजिए, आप आज दुनिया की सबसे नंबर 1 रिच पर्सन भी देखिए, रिलेशन अच्छे नहीं है। राइट। तो आई थिंक इन सब में बैलेंस होना चाहिए। कोई वर्टिकल आपका बहुत बड़ा है, कोई बिल्कुल छोटा है, तो उस पे फिर जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमें इसके ऊपर केयर करना है। अच्छा, ये अवेयरनेस आज बहुत कम हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि जी शादी जरूरी नहीं है, शादी कराएं क्यों। मैंने देखा बहुत सारे स्पीकर्स को बोलते हुए। मैं कहता हूँ सबसे जरूरी पार्ट आप अपनी फैमिली सेट कीजिए। जब अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आप, फिर आप क्या क्या कुछ करके जाएंगे। बोले मौज करके जानी है, जीवन को मस्ती करनी है, मस्ती आप सबको साथ लेके करो ना। तो इसी से एक चीज़ है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक कि इनमें ये जो कई कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने, हमें शादी नहीं करनी, तो क्या ये एक उनकी चॉइस है या फिर वो कमिटमेंट से डरते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते फिर हैं? और दूसरे वाली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी वही से है, भागने वही वाली है। बात है। वो मैं आपसे भी पूछूंगा ये बात कि इसमें माइंड कैसे काम करता है, हम्म। कि वो आज मैं मेरा तो बड़ी चिंता का विषय ये कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। राइट। आज हमें से काम कितना ही करा लो, मैं जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आज यूथ का ये हो, हाँ। आप ऑफिस में देख लीजिए, वर्क स्टेशन पे देख लीजिए, आप घर में देख लीजिए, आप सोसाइटी, दे आर नॉट कमिटेड इवन। यस। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग, बट हाँ। वो ट्रेंड हमारा उस तरफ जा रहा है, तो चिंता का विषय। राइट। तो इसमें आप बताइए योगेंद्र जी, मुझे कैसे देखते हो आप, मतलब इसमें माइंड कैसे काम कर रहा है, मैं समझना भी चाह रहा था आपसे। इसमें माइंड एक्चुअली इस तरीके से काम करता है कि लोगों में ना कि एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है कि वो जो चीप डोपामिन मिलता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके, और इन सब चीज़ों से जब चीप डोपामिन मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए कमिटमेंट चाहिए। तो शॉर्ट रिलेशनशिप में आपको डोपामिन मिलती है, और लॉन्ग रिलेशनशिप आपका ऑक्सीटोसिन और रेसिप्रोसिन
ये अलग केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आप में लॉन्ग टर्म प्यार मिलता है। तो ज़्यादातर लोगों में क्या है कि वो जो शॉर्ट टर्म प्यार है वो उसकी तलाश में है, जो डोपामिन स्पाइक मिलती है, जो सिगरेट पीने से आती है, अल्कोहल से आती है। इसलिए आजकल कई बार सिचुएशनशिप आ गई है, नैनोशिप आ गई है, जहाँ पे ओपन मैरिजेज आ गई हैं कि दो पार्टनर साथ में हैं लेकिन एक दूसरे कमिटेड के नहीं। प्रति एक्सक्लूसिव नहीं है, अपनी हम्म, ज़िंदगी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें है, ये डोपामिन लेवल का जो प्लेजर है उसको लोग ज़्यादा उसके पीछे जा रहे हैं। प्यार कब बनता है कि जब दो लोग साथ में होते हैं और एक दूसरे की वैल्यूज़ को फुलफिल करते हैं। कि सपोज़ मेरी वैल्यू है ग्रोथ की, मेरे पार्टनर की वैल्यू है कंट्रीब्यूशन की। तो मेरा पार्टनर मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है और मैं उसको कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा हूँ। तो जब दो लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो वैल्यू लेवल पे जुड़ जाता है, तो वो बॉन्डिंग लव की बॉन्डिंग बन जाती है, वहाँ पे कमिटमेंट आने लगता है एक दूसरे के प्रति। और फिर तीसरा लेवल होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन होती है लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। लॉन्ग टर्म लॉयल्टी कुछ सालों बाद आती है लोगों के अंदर, कि जहाँ पे अब व्यक्ति कैसा भी है, जो भी है, आपने उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी जीवन इसी के साथ में मुझे एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी का एहसास आपने उस व्यक्ति के साथ में कर लिया है। अब सेम गोज विथ एक एम्प्लॉई और उसके लीडर के बीच में भी लॉन्ग टर्म लॉयल्टी ऐसे ही काम करती है कि दोनों में एक कुछ कमियां होती हैं लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए जैसा है रेडी है। मेरा है। हाँ, जो भी है मेरा है। और एक और चीज़ इसमें होती है कि जब हम वेस्टर्न कल्चर से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, हम उनका फैशन इंपोर्ट करते हैं, उनका म्यूज़िक हम सुनते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं, उनका खाना खाते हैं, जिस टाइप का खाना वो खाते हैं वो हम खाते हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे देश की फैशन, म्यूज़िक, वहाँ का जो कल्चर, उसको आप इंपोर्ट करोगे तो आप साथ में वहाँ इनवाइट की हो जाते हैं। प्रॉब्लम भी इंपोर्ट करोगे। हाँ। तो ये बात पक्की है कि अगर आप तो सपोज अमेरिका जैसा खाना खाओगे, उनके जैसे जैसा खाए रहोगे, मन उनका जैसा म्यूजिक सुनोगे, तो जो प्रॉब्लम वहाँ पे है वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आने वाली है। क्योंकि प्रॉब्लम भी साथ में आती हैं, वो उस समय नहीं दिखती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंस होती हैं। तो जैसे आज भारत में भी जो डाइवोर्स रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रही है। बहुत ज्यादा हो गया। 7% डाइवोर्स रेट है अभी भारत में, अमेरिका में 60% वो तो करीब है। डॉक्यूमेंटेड है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया इंडिया में। हाँ, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, जो मन में हो गए वो तो अब तो अलग 60% अमेरिका लेवल का ही है अपना। तो ऐसा है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स लोगों के अंदर एक वो कमिटमेंट का डर है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कमिटेड नहीं होना चाहते, वी जस्ट वांट टू लिव फ्रीली। इसीलिए ये सब चीज़ें भी आती है ना कि डिंक आता है, डबल इनकम, नो किड्स, और ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म्स आजकल जेनजीज यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट और इज मुझे तो कई हैपनिंग। बार ना बड़ी तकलीफ वाला विषय भी लगता है कि जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कि हमारे को ये लोग देखेंगे, वो उसको कहीं ना कहीं प्रूवन कर रहे हैं कि हाँ हाँ बच्चे मत करो, हाँ शादी मत करो। मतलब सो कॉल्ड अब इन्फ्लुएंसर भी ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा तकलीफ लगता है। नेचर का नियम है कि नेचर ने बनाया कि यार ग्रोथ, आप दो मिलके एक और बनाते हैं, फिर वो नेचर ने बनाया ये। आप पशु पक्षी, आप इवन पेड़ पौधे, इंसान, तो ग्रोथ तो ऐसी होगी कि आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। और वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट नेचर रूल्स। यस, इसमें एक और चीज़ है कि जो एक नेचुरल इम्पैक्ट भी आ रहा है कि एक स्पीशी जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेती है ना, कि जो हमारी स्पीशी है वो इतनी ज़्यादा, प्लेनेट पे 800 बिलियन हो चुके हैं हम लोग, और बहुत फास्ट रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं। तो नेचर का भी एक तरीके से अपना तरीका होता है किसी भी स्पीशी को बैलेंस करके चलने का। ओके। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जहाँ पे जो हमारी जो डिज़ायर है कि कमिटमेंट का डर नहीं है, मे बी वो डिज़ायर ही नेचुरली सप्रेस हो रही है, क्योंकि स्पीशी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि प्लेनेट के रिसोर्स खत्म हो सकते हैं। तो नेचर नेचुरली इस तरीके से क्या बात है। बना रही है आपको कि व्यक्ति के अंदर वो डिज़ायर ही पैदा नहीं हो रही कि वो रिप्रोड्यूस करे। तो दैट कैन बी ए रीज़न। सेकंड, इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ रही है, तो इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 30 साल के बाद बच्चे पैदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इतना ज़्यादा गर्ल्स में, बॉयज़ में इनफर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दैट कैन ऑल्सो बी ए रीज़न कि नेचर का अपना ट्यूनिंग मैकेनिज़्म है कि कोई भी स्पीशी अगर एक पॉइंट के बाद ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेगी, तो शायद प्रकृति खुद ही इस तरीके से म्यूटेट करती है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर बैलेंस में रह जाए। ये इस तरह से मैं इतने लोगों से मिला, वाई एस आर सर, कभी किसी ने इस एंगल से बात नहीं करी।
जबकि मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया ज्ञान या कुछ चीजें देखी, मैंने भी इस एंगल से नहीं सोचा जी कि कहीं ना कहीं हम इस किसी भी चीज के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है यस या वैसा हो रहा है, यस तो नेचर भी हो सकता है। यस नेचर खुद अपनी ट्यूनिंग हाँ, सेट करती है, तो और वो बैलेंस अपना बना के चलती है कि बैलेंस बना लेगी वो कैसे भी करके इकोसिस्टम। क्योंकि अगर हम सपोज एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो नहीं करें तो शायद 1000 साल भी ये प्लेनेट नहीं चल पाएगा। अगर कंट्रोल ना आया तो 1000 साल भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो नेचुरली जो फ्यूचर जनरेशन आएगी ना, वो नेचुरली ऐसी आएगी कि जिनमें क्योंकि सेक्सुअल डिजायर विल बी देयर, ठीक है, they will fulfill that desire, but the desire to produce baby will naturally go down so that the balance is maintained. So there will be enough number of people जिनके अंदर डिज़ायर है, जिनमें नेचुरली फीलिंग आ रही है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं। वो दिल से, एक होता है कंडीशनिंग से आती है कि सपोज़ हमारे माता पिता ने भी यही किया है, सब यही करते आए हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी यही करना है। एक तो होता है कि लोगों के प्रेशर, फैमिली प्रेशर की वजह से कि बार बार हमें पोक किया जाता है बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। लेकिन एक होता है कि आपके अंदर खुद भी डिज़ायर आती है, ठीक है। जैसे मेरी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। हमने 8 साल बेबी नहीं प्लान किया था। सब प्रेशर घर से बहुत आ रहा था बिकॉज़ मैं खुद फील नहीं कर रहा था उसको, ना मेरी वाइफ फील कर रही थी। लेकिन एक एज आई जब मैं 30-31 टाइप का हुआ, तब नेचुरली ऐसी अंदर से फीलिंग आने लगी कि यार बेबी होना चाहिए हमारे अंदर। सो हमने बच्चा पैदा इसलिए नहीं किया क्योंकि समाज ने मुझे प्रेशर किया, मेरे अंदर से ही डिज़ायर पैदा हुई थी। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज दिस थिंग कि मेरे अंदर ही डिज़ायर पैदा हो रही है। तो वो जो नहीं प्लान करना चाह रहा, तो समाज की कंडीशनिंग तो कहती है कि करना चाहिए, कंडीशनिंग तो उसकी ऐसी है कि बच्चे पैदा करने चाहिए, यानी कि उसके अंदर वो डिज़ायर नहीं है। द डिज़ायर इज़ नॉट कमिंग, देन व्हाई दैट डिज़ायर इज़ नॉट कमिंग इन दैट पर्सन? या नेचर हो सकता है उसके यस, पीछे। बिकॉज़ हम तो कंट्रोल नहीं करते उस डिज़ायर को। डिज़ायर के 3 सोर्सेज़ हैं। एक सोर्स है बायोलॉजिकल सोर्स, कि हमारी जो बायोलॉजी है वो डिज़ायर पैदा करती है, हमारी भूख की, पानी की, सेक्स की, ये सारी डिज़ायर बायोलॉजिकल है, हम कंट्रोल नहीं करते। फिर सेकंड डिज़ायर जो आती हैं हमारी बाहर से आती हैं, कि हमने किसी जैसा को देखते हैं कार फील देखी, करते हैं, किसी का बंगला देखा, किसी को ग्रो करते हुए देखा, तो हमने सोशल मीडिया पे पिक देखा। कर लिया, तो सेकंड सोर्स वहाँ से हमारा बन गया। और जो तीसरा सोर्स होता है वो हमारी वैल्यू से आता है, जिसे हम हमारा कॉलिंग कहते हैं। कि सपोज आपके अंदर आपकी डिज़ाइन ही ऐसी थी कि आपकी जो कोर वैल्यू है, सपोज फ्रीडम की है या ग्रोथ की है या कंट्रीब्यूशन की है, तो आज आप इतनी सेवा का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है। और इंसान जब अपनी वैल्यू को जीता है तो उसे खुशी नहीं मिलती, सिर्फ फुलफिलमेंट आती है। द पर्सन फील फुलफिल्ड, यार एक अलग आनंद आता है उसको, उसका आनंद उसी में ही है। वो सेवा करेगा, उसी से उसका आनंद मिलेगा, क्योंकि उसकी जो डिज़ायर है सेवा की, उसकी वैल्यू से बन रही है, कोर वैल्यू से आ रही है। तो जब हम कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, या कॉलिंग जिसे कहते हैं, कॉलिंग इज़ द वैल्यू। जब डिज़ायर वैल्यू से पैदा हो रही है तो उसे कॉलिंग कहते हैं। वहाँ पे फिर खुशी नहीं होती, वहाँ पे फुलफिलमेंट आता है व्यक्ति। सो ये 3 सोर्सेज ऑफ डिज़ायर है। तो उसकी डिज़ायर ही नहीं आ रही, तो यानी कि उसका जो समाज की कंडीशनिंग है और वो जो बाहर देख रहा है, वहाँ से तो डिज़ायर आनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर देख रहा है, उसके माँ बाप ने भी शादी करी, बट जब सब तक वो किया। इनर वो तो यानी नहीं कि उसके आएगी। अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हो रही है, वो डिज़ायर कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई है। तो दिस कुड बी पॉसिबल कि वो डिज़ायर नेचुरली सप्रेस हो रही है। मैंने देखा आपने जो करा कि प्रायोरिटीज देनी है हमें उसकी, कि आपकी इनर वैल्यूज क्या बोल रही हैं। आप यस एनएलपी में भी ऐसा करते हैं, मैंने आपके यस बारे में बहुत रिसर्च किया। जी, आई फाइंड दैट आपने एक यूनिक तरीके से लोगों को एक वे आउट दिया राइट, कि आपको अपनी वैल्यूज को लिस्ट आउट करना है, उसको यस प्रायोरिटी देनी है 1 से 10 तक, यस और फिर देखना है कोई भी स्थिति ऐसी बनती है तो टॉप प्रायोरिटीज लिस्ट में आपकी कौन सी विल आती है। यस, यदि वो उसको फिलफिल कर रही है तो आप वो काम करिए। वो काम करिए आप। तो यस वो मैंने जब उसको सुना आपकी वीडियो को, तो मुझे लगा यार दैट इज द ए बेटर वे टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यस तो दैट इज वेरी यूनिक थिंग। और जो उस तरीके उस बात को भी कैसे साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली अलाइन करके आपने जी, जो एक रोड मैप बनाया, राइट, इट इज वेरी हेल्पफुल। यस, तो थैंक आई यू, रियली थैंक यू फॉर दैट, रियली कॉन्ग्रेट्स यू फॉर दैट आल्सो। थैंक थोड़ा यू आपके जी। बारे में भी मुझे बताओ फिर। अभी मेरे बारे में सुना आपने क्योंकि आई सो थिंक दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, कि जी जी कैसे जी, आपने एक गांव से आके फिर
जो पढ़ाई की उसमें भी आपने एक इंटरप्रेन्योरशिप को लाके मेरे को लाइफ में कुछ अलग करना है वो जी करा फिर वेरी यस। तो मैं जो कोचिंग है, मुझे ना मैं 8-9 से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा था, तो मुझे क्या सेम पढ़ने का भी शौक था, और वो पढ़ाने पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिवाइज हो रहा जो है रियल फीलिंग आती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अच्छे मार्क्स ले आते हैं, स्पेशली जो खराब स्टूडेंट है, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना वो, कि कम टैलेंटेड स्टूडेंट को आपने अगर आगे बढ़ाया, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुलफिलिंग फीलिंग बन गई थी। सो वहाँ से ये तो दिमाग में चल रहा था कि इस पढ़ाने का काम करना है। दैन पहले सिर्फ फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, फिर मैंने एक सेमिनार देखा तो उसमें मेमोरीज पे बात हो रही थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे एक, वो आए थे, तो मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बच्चों के अंदर, एग्ज़ाम की एंजाइटी कैसे हटानी है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मुझे पहली बार एनएलपी के बारे में भी आइडिया लगा। तो मैं एक लो सेल्फ एस्टीम और स्टेज फोबिया, सोशल एंजाइटी, इन सब इश्यूज वाला लड़का रहा हूँ। तो बट देन इट हेल्प मी टू कम आउट, कि मैं उन तीनों चीज़ों से बाहर आया। एंड देन आई थॉट कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। तो पहले मैं स्कूल्स में मैंने अप्रोच करता था कि मैं 1.5 घंटे का फ्री लेक्चर आपके लिए लेता हूँ, फिर उसके बाद पेड लेक्चर्स करता था। एंड देन फिजिकल प्रोग्राम्स करते थे, ऑडिटोरियम्स बुक करके, और उसके ऊपर सक्सेस साइकोलॉजी पे, हीलिंग पे, वेलनेस पे। पर आई थिंक 2016-17 के बाद मैंने पूरा फोकस वेलनेस के ऊपर किया, कि एनएलपी की एप्लीकेशन इन वेलनेस। क्योंकि 18-19 और कोरोना के बाद तो लोगों में इतना ज़्यादा नीड भी हुई नीड हो गई कि बहुत ज़्यादा केसेस वेलनेस और उसमें आने लगे, तो फिर मैंने वेलनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और एनएलपी को वेलनेस पे एक्चुअली कोई कर भी नहीं रहा था। सो आई टुक एनएलपी, और उसको मैंने वेलनेस पे अप्लाई किया, कि स्ट्रेस एंजाइटी में कैसे उसको हेल्प करना है, डिप्रेशन में, हीलिंग में कैसे उसको यूज़ करना है। एंड फिर वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, हीलियो माइंड हीलियो लाइफ। एक हमने मतलब, आप समझें कि सिर्फ ये एक प्रोग्राम मेरा पिछले 6 साल से मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ लगातार, हीलियो माइंड हीलियो लाइफ, और 2.5 लाख लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। 100 मिलियन लोगों तक पहुंचाना है यस यस, 100 मिलियन इज माय टारगेट। यस, बट 2.5 लाख लोगों ने सिर्फ इस प्रोग्राम को, हीलियो माइंड हीलियो लाइफ को, 2.5 लाख लोग, और मोर देन 26 कंट्रीज से लोगों ने इसे अटेंड किया है। सो दैट बिकेम अ मूवमेंट जो अभी भी चलता है, कंटिन्यूसली चलता है। मुझे कोई टिप्स या ऐसी कोई टेक्निक आप बताइए। मान लो एकदम मैं डाउन फील कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त डाउन फील कर रहा हूँ, और मेरा कोई बहुत स्पेशल कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है कि जो आधा घंटे बाद या 10 मिनट बाद ऐसा होना है, थोड़ी मुझे हेल्प करे। मतलब दिस इज क्वेश्चन ऑफ आई थिंक काफी उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है एनएलपी में, एज इफ टेक्निक इसको बोलते हैं। एज इफ एज इफ, एज इफ मतलब माना कि, माना। तो हाँ माना कि हाँ मैं रिलैक्स्ड हूँ। हाँ आपने ये बना लिया कि माना कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ, सिर्फ बोलना नहीं, अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो 4 चीज़ें मेरी कैसी होंगी। पोस्चर कैसा होगा, सबसे पहले पोस्चर। सेकंड, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे। थर्ड, मेरी सांस कैसी चलेगी। और चौथा, मेरे अंदर आवाज़ क्या बनेगी, इनर वॉइस। क्योंकि कोई भी इमोशनल स्टेट जब हमारे अंदर है, चाहे वो एंगर है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो इन 4 चीज़ों की बनी हुई है। उसकी एक फिजियोलॉजी है बॉडी में, फेस पे एक एक्सप्रेशन है, सांस की गति है उससे जुड़ी हुई, एंगर में फास्ट हो जाएगी सांस, रिलैक्स है तो स्लो हो जाएगी सांस, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये जुड़ी हुई है, और प्लस अंदर एक आवाज़ भी है। तो जब आप रिलैक्स हैं तो अंदर से आवाज़ है कि आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। तो ये 4 चीज़ें करनी है। एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, वॉट शुड बी माई बॉडी पोस्चर। तो जस्ट यू हैव टू चेंज योर पोस्चर, कि अगर मैं अभी रिलैक्स होता तो मेरा पोस्चर कैसा होता। तो मेरी नेक और मेरे कंधे और मेरी स्पाइन बिल्कुल मैंने रिलैक्स कर ली। नाउ अगर मैं रिलैक्स हूँ तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो मैंने अपने फोरहेड को रिलैक्स कर दिया, आंखों को रिलैक्स कर दिया, गाल को रिलैक्स कर दिया, इन सब को रिलैक्स कर दिया। अगर मैं कंप्लीटली रिलैक्स हूँ तो हाउ वुड आई ब्रीथ, मैं सांस कैसे लूँगा। तो मैंने सांस को गहरा कर दिया, डीप इनहेल किया और डीप एक्सेल किया, या फिर अंदर एक आवाज़ क्रिएट करी और मध्यम गति में, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। माई नेम इज़ दिस, अपना नाम लेते हुए, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। पोस्चर
as if I am relaxed. Facial expression, as if I am relaxed. Breathing, as if I am relaxed. And inner voice, my name is this and I am relaxed. That's it. And अब 2 मिनट नहीं देखा हमने इसका बेवकूफ बनाना है दिमाग को। हाँ, नहीं एक्चुअली बेवकूफ़ नहीं बनाना, इससे इसमें क्या है कि जब हम नर्वस होते हैं या एंगर होते हैं तो हमारा दो नर्वस सिस्टम है, एक है सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उस समय वो एक्टिव हो गया है और हमने क्या किया है पैरासिम्पैथेटिक में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो दिस इज एक्चुअल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन, दैट आपने अपनी स्टेट को रेगुलेट करके अपने नर्वस सिस्टम को स्विच कर दिया, इस वाली स्टेज में से निकल के आप इस स्टेज में आ गए। सो देयर इज एन एक्चुअल शिफ्ट। अगर आपको ये टेक्निक करते समय अगर आपके ईईजी करा जाए उस टाइम पे ब्रेन पे, तो टेक्निक से पहले अलग एरिया ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड है और टेक्निक के बाद में डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन एक्टिवेटेड है। सो इट्स अ रेगुलेशन टेक्निक। ये हम 10th में देखते थे माना मूलधन शो, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इज 100, तो फिर उसका वो इंटरेस्ट निकल आता था तो मानने से ही हमारे काफी चीजों में बदलाव आया। यस यस यस। सो क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इमोशन में होते हैं तो माइंड से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप माइंड से माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेथ से। दिस इज द, तो माइंड को अगर इमोशन को कंट्रोल करना है तो फर्स्ट इज बॉडी, बिकॉज इमोशन सबसे पहले पहले 0 से लेकर के 1/4 ऑफ अ सेकेंड में इमोशन बॉडी में आता है सबसे पहले। इसे कहते हैं सोमेटिक फ्लैश। सोमेटिक फ्लैश हुई, जैसे बिजली चमकी, वैसे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट चली गई। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ इमोशन। देन सेकेंड फेज ऑफ इमोशन इज इमोशनल लेबलिंग। अब आपको पता चलना चालू हो रहा है कि मैं गुस्से में हूँ, उसके अराउंड आपको एहसास हो रहा है कि ये गुस्सा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और थर्ड होती है बिल्डिंग नैरेटिव्स अराउंड द इमोशन। ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मैं तो इतना मेडिटेशन करता हूँ, मुझे गुस्सा कैसे आ गया। नाउ यू बिल्ड स्टोरी अराउंड इट। अब ज़्यादातर लोगों को अपने इमोशन के बारे में सेकंड या थर्ड स्टेज पे पता चलता है, इसलिए वो वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक ऑलरेडी फायर हो चुके हैं। तो व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ सोमेटिक स्प्लैश, उस पॉइंट पे जाकर के आपको कंट्रोल करना है। तो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड और इमोशन, फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल योर बॉडी, बिकॉज बॉडी इज ग्रोस फिजिकल। इसके मूवमेंट को इजीली मैनेज किया जा सकता है, थॉट के मूवमेंट को मैनेज करना इजी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट टच टेस्ट फील, वो नहीं है उसके साथ में, इसलिए। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द बॉडी। दैट्स व्हाई एज इफ बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर आपकी इमोशनल स्टेट को शिफ्ट कर देती है। उसका क्या वे होगा, मतलब बॉडी को करने के लिए? सेम जो अभी बोला, हाँ, पोस्चर, as जो if। एज इफ आई एम रिलैक्स्ड। अगर मैं रिलैक्स होता तो मेरा पोस्चर क्या होता, सबसे पहले पोस्चर को शिफ्ट कर लिया और फोरहेड फेशियल एक्सप्रेशन को शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन पे आएगा आपका इमोशन, गुस्सा हो, फ्राउनी हो जाएगी, हाँ, मेरा तो 1 मिनट में पता लग जाता है कि जेलेसी मैं है आंख में आ जाएगी, जेलेसी दुख है आंख पे आ जाएगा, ठीक है। स्माइल अगर झूठी है अगर तो दिख जाएगी, वो आंख और जो लिप्स का मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं लगेगा। तो कई बार हम देखते हैं कोई हमसे अगर जेलस है, उस व्यक्ति को हम अच्छी पता लग जाता है। बताते हैं, वो जब हंसता है और जिस तरीके से तारीफ करता है, हमें पता चल जाता है कि उसके चेहरे जलन से हो रही मुझे है। पता चल गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्माइल और उसकी जो आंखें हैं, उन दोनों के बीच में वो Correlation। कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से। तो चलिए जी, अब हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से बिफोर जी। वी एंड द सेशन। जी। रेडी? चलिए। सक्सेस और पीस, दोनों में से क्या चुनेंगे? अल्टीमेट पीस। पीस। मनी और मीनिंग? मीनिंग, बट वो मनी से रास्ता है उसका, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी। बिल्डिंग अ कंपनी और बिल्डिंग अ नेशन? और मैं विश्वास नहीं रखता, मुझे दोनों चाहिए नेशन फर्स्ट, बट कंपनी के माध्यम से आपको इंटरव्यू नेशन भी कर सकते हैं, यस। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर यंगर सेल्फ? ड्रीमर। ड्रीमर। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू टुडे? कंट्रीब्यूटर। अ फेलियर दैट बिकेम अ ब्लेसिंग? बहुत सारे फेलियर आए, जब पिताजी का लॉस हुआ था, जब चले गए थे, तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा आई, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। आ गई। वन थिंग योर फादर टॉट यू विदाउट एवर सेइंग इट? रिश्ते और नाम खराब नहीं होना चाहिए। वन थिंग योर मदर टॉट यू थ्रू हर स्ट्रगल? धर्म के रास्ते पे चल। इफ यू कुड relive one day of your life, which day would it be? मैं तो हर दिन बड़ा
फुल ऑन जीता हूँ जी। तो ऐसा नहीं लगता। एक डिसीजन जिसने आपकी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब हम गांव से तोशाम से जब शहर आए थे, गुड़गांव आए थे, आई थिंक उसके बाद ही सब कुछ हुआ। जब हम डायलेमा में थे कि गांव छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, बट मूवमेंट हमारी बहुत जरूरी है। What is one truth about life that most people realize too late? समग्र जीवन। समग्र जीवन. What are people chasing that they don't actually need? एक्सेसनेस ऑफ एवरीथिंग। Yes, Ati. What is something that cannot be bought regardless of wealth? कितना भी पैसा हो आपके पास लेकिन आप खरीद नहीं सकते. मुझे 3 चीजें लगती हैं, जी. आपके हेल्थ, समय और रिश्ते, इनको आप हाँ. खरीद नहीं सकते। लवली. बहुत बहुत धन्यवाद डीपी गोयल जी शो पे आने के लिए. बहुत ही अमेजिंग आंसर्स आपने दिए और आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप कैनविन आरोग्य धाम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू.